पेगासस डिफेंस एकेडमी के YouTube ऑफिशियल चैनल पर मित्रों, लर्नर्स, डिसिपल्स, टॉट्स और परीक्षार्थियों का मैं रुद्रेश पांडे स्वागत करता हूं। We have been perpetuating in the same direction of being available to the students and re-establishing the rapport of learning. उसी श्रृंखला में मैं आज फिर से एक बार जुबली हैप्पी महसूस कर रहा हूं कि हम फिर से वीडियो पर वीडियो, जिसके पीछे एक अथक प्रयास करके लॉकडाउन के समय में टेक्निकल अनअवेलेबिलिटीज के बावजूद डालते चले जा रहे हैं बैक टू बैक। इंग्लिश लैंग्वेज में इस श्रृंखला में मैं यहाँ का अंग्रेजी विषय का कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और यूसेज का अध्यापक, मैंने अपना नाम आपको बताया, फिर से प्रस्तुत हूं एक और वीडियो लेकर के। बच्चों, मित्रों, योद्धाओं, परीक्षार्थियों, ये वीडियो फिर से 25 क्वेश्चंस के एक सेट का निटी ग्रिटी डिटेल डिस्कशन है। सो आई वुड लव टू टेल यू, प्लीज डेवलप द मेंटल कल्चर in the same direction in the way you have been perpetuating, कि आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शंस के बीच में उस कांटे के ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपकी लर्निंग हो सके और आप ये देख सकें कि चैप्टर वाइज पढ़ाई का हमारे दूसरे तरह का वीडियो होता है। मेरा मतलब खुल करके ये है कि आम तरह का यूट्यूबर इंथुजियास्ट और उत्साही बच्चा नहीं चाहिए, वो बच्चा चाहिए इस तरह के वीडियोस। और जैसा कि मैथमेटिक्स में भी और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस के डिस्कशन में आप पा रहे हैं कि आपको विविध तरीके से ऑप्शंस के बीच की लड़ाई लड़ने का कल्चर दिया जा रहा है। इम्तिहान में भी यही जरूरी होता है कि आप तत्क्षण जल्दी जल्दी ये सोच पाए कि आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन भिन्न भिन्न टेस्टों को डिस्कस करते हुए और अधिक से अधिक वोकैबुलरी आदि की सप्लाई भी मैंने इसमें वस्तुतः डाली है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको यह भी डाल दिया है कि हाउ टू यूज द वीडियो। आप उसको उचित तरीके से पॉज करें, पर्सनल तरीके से जगह जगह यूटिलाइज करें, क्रॉस क्वेश्चंस को डालना ना भूलें और साथ ही एज यूजुअल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके हमसे कनेक्ट होना नए वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके मैंने कहा। तो मित्रों, आगे इस श्रृंखला में आगे आप इसका फायदा उठाएं। बहुत सारी काउंसलिंग और बहुत सारी बातचीत जो वस्तुतः डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास में हो सकती है, वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। पहला वीडियो होने से कहीं कहीं टेक्निकल स्नैग, मेरी उंगलियों का जो एक डेक्सटेरिटी है थोड़ी सी कम है और वॉइस और स्क्रीन पिक्चर में थोड़ा अंतर आया है, तो उन सवालों को मैं फिर से आपको और अधिक सप्लाई देते हुए अगले सेक्शन में, इसके पार्ट बी में, ये पार्ट ए है, पार्ट बी में मैं उन चीजों को करेक्ट कर लूंगा और भी अधिक टेक्निकल डेक्सटेरिटी के साथ हम प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। आपके सवालों का बारंबार स्वागत है। हैप्पी लर्निंग अहेड। बहुत ही साधारण भाषा में बता दूं, शुरू में ही बताया गया कि आप इस वीडियो को यूज करेंगे स्ट्रिक्टली कंटेंट्स के लिए। किसी भी तरह के यूट्यूबर प्लेजर और इंग्लिश मेयर लर्निंग की खातिर ये वीडियो आपके लिए तैयार नहीं किया गया है। मेयर लर्निंग की खातिर नहीं किया गया है मतलब आपको एक पर्पस ऑफ एरुडिशन, ज्ञान प्राप्त करें आप और अपने इम्तिहान के लिए स्मार्ट माइंड डेवलप करें। सभी ऑप्शंस जो डिस्कस किए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस के बीच की बारीकी, उनके और अधिक सिनोनिम और एंटोनिम जो दिए गए हैं, उन सबका यूटिलिटी, उनकी उपयोगिता लेते हुए पॉज दें अपने वीडियो को राइट टाइम पे, फॉरवर्ड और रिवर्स करके। जिस जॉन सी वाली स्लाइड से आप जॉन से क्वेश्चन को ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं, उसे यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप शुरू से अंत तक देखें। तो इस तरह के स्मार्ट पॉइंट्स को एक स्मार्ट लर्नर की तरह दिमाग में रख करके इस वीडियो को यूज करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू इज योर कैपेसिटी टू ऑप्शन एलिमिनेशन। ये एक होता है ना इम्तिहान की तैयारी करते करते किसी भी विषय में, हालांकि ये बात चलती है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की बुद्धि कैसे डेवलप हो।
उस तरफ ये वीडियो कार्य करता है। ये आम तरह का इंथुजियास्टिक लोगों के द्वारा लाइक और डिसलाइक इनवाइट करने का वीडियो नहीं है। ये अपने आप में एक परिपूर्ण अभ्यास है। जैसा कि कंटेंट आपको दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑप्शंस की बारीक डिस्कशन का ये वीडियो है, तो मानसिकता भी आप वैसी ही रखें। हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 से अब आगे डिस्कशन शुरू करते हैं, और हम इस तरह स्लाइड अलग भी लेते रहेंगे और आपको क्वेश्चंस सेपरेट डिस्कस कर करके बताते भी चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव टू चूज द मीनिंग दैट इज क्वाइट सिनोनिमस टू इट, जो कि बहुत ही सिनोनिमस हो, अर्थात पर्यायवाची हो। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है ना, डेसिमेटेड, इसकी मीनिंग से संबंधित सही सिनोनिम आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से चुनना है। ए है कैप्चर करना, डिस्ट्रॉय करना बी है, डैमेज करना सी है, और वरीड होना डी है। तो डेसिमेटेड वर्ड की मीनिंग डेसिमल से आप याद कर सकते हैं। डेसिमल यानी 10वें हिस्से में, गणितीय तरीके से देखें तो 100वें हिस्से में तोड़ तोड़ के बांट डालना, उसी से ये वर्ड आता है। और इस वर्ड की बेसिक मीनिंग जो आपको लेनी चाहिए वो होती है लेवल कर देना, बिल्कुल किसी भी चीज को नेस्तनाबूद कर देना। उर्दू का जो वर्ड है ना पॉपुलर, धूल में मिला देना, रेज कर डालना, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तक सिग्निफिकेंटली बर्बाद कर डालना। टोटली तो नहीं, जीरो तो नहीं, लेकिन धूल में मिला देना, कड़कड़ में मिला देना, और इतना डिस्ट्रॉय कर देना कि जिसका मतलब हो जाता है बियॉन्ड रिपेयर कर देना। उस चीज को इतना बर्बाद कर डालना कि वो बियॉन्ड एनी रिपेयर हो जाए, उसका रिपेयर करने का फिर कोई संभावना ना रहे। इस तरह की मीनिंग में हम ये वर्ड लेते हैं, टू पुट समथिंग टू टोटल जीरो, दैट इज अंडू कर देना, डिलीट कर डालना। और इस वर्ड को यूं तो आप बहुत सारे सेंसेस में लेते हैं। द चांसेस ऑफ हर अराइवल आर नाउ डेसिमेटेड बिकॉज यू हैव अनॉयड हर। अब नहीं आएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी, चांसेस सबके बारे में आता है। दुश्मन के बारे में भी ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, वी हैव डेसिमेटेड द एनिमी। वी हैव डेसिमेटेड आवर एनिमी। शत्रु को हमने धूल में मिला दिया। वैंक्विश कर डालना, खदेड़ देना, बियॉन्ड रिपेयर कर देना। डिवास्टेट आपने एक वर्ड पढ़ा है, तो जो सबसे क्लोज सिनोनिमस वर्ड, पर्यायवाची वर्ड दिख रहा है, वो है डिस्ट्रॉय कर देना टोटली। एक और ऑप्शन जो कंसिडरेशन में उठता है वो है डैमेज। तो डैमेज भी डेसिमेट और डिस्ट्रॉय का सिनोनिम तो है, लेकिन डैमेज जब आप किसी चीज की बात करते हैं, जैसे आपकी साइकिल डैमेज हो गई, मिस्टर एक्स की रेपुटेशन डैमेज हो गई, तो डैमेज वर्ड में और डिस्ट्रॉय और डेसिमेट में अंतर क्या है? क्यों हम डैमेज नहीं चुनेंगे? हाँ, डैमेज की मीनिंग हो जाती है अंडर रिपेयर होना, विद इन रिपेयर होना। ये अंतर हो जाता है दोनों शब्दों में। ये रिपेयर के चांसेस इसमें होना, ये फर्क होता है आपके डिस्ट्रॉय, डेसिमेट और डैमेज का। अब डिस्ट्रॉय जैसा वर्ड अगर ना दिया होता, कुछ गलत बिल्कुल दे देता या डिफरेंट दे देता, तब आप डैमेज भी चूज करते। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया ना बराबर, कि ये दिया होता और ये नहीं दिया होता, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा? डिस्ट्रॉयड शब्द अगर यहां ना दिया होता, मान लीजिए कोई दूसरा बिल्कुल संदर्भ से हटके कोई शब्द दे दिया गया होता, तब आप डैमेज लेते, लेकिन फिलहाल डिस्ट्रॉय लेंगे, टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज नहीं ले। फसल डिस्ट्रॉयड हो गई, और पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डिस्ट्रॉयड होती चली जा रही है कोरोना वायरस में। डेसिमेटेड आर द चांसेस ऑफ पोलियो फर्दर इन इंडिया, क्योंकि जीरो कर डाला है हमने उसके
होने के चांसेस को, तो ये सेंस हो जाता है। तो और अगर आप थोड़े से वर्ड देखना चाहते हैं तो यू टेक दी वर्ड्स, आपने ये पढ़ा होगा आर्मी के बारे में और चांसेस के बारे में, ऑब्लिटरेट कर देना, बर्बाद कर देने के बारे में और भी एक वर्ड आता है। तो कुछ जो बहुत जरूरी वर्ड है उन्हें मैं याद करके, ध्यान करके आपको उससे संबंधित वाले जरूर डिस्कस कर दे रहा हूं। डिमोलिश कर देना, एनिहिलेट कर देना, ये सब सेंस हो जाते हैं। डिमोलिश कर देना, और मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला, आपने बराबर पढ़ा हुआ होगा, एनिहिलेट, नेस्त नाबूद कर देने के बारे में आता है। द WTA बिल्डिंग वाज एनिहिलेटेड ऑन द 11 सितंबर 2002, जहां तक मुझे सही तारीख याद अगर है तो। और जैसे आप मर्सी किलिंग देते हैं या यूथेनाइज करते हैं, चाहे भले आप सोच समझ के उसको बर्बाद करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही टाइपिकल सा क्वेश्चन है, आपने पहले इसे कई बार पढ़ा देखा जाना हुआ है। An invincible person, in that case it simply means somebody whom you cannot defeat, somebody who is never defeated. It seems as if the attack of the virus is invincible. हमें इतना अशुभ वाक्य नहीं बोलना चाहिए, फिर भी we find that Mr. Amitabh Bachchan's spirits are invincible. कोई और उनको हरा नहीं सकता। सिंपल सा अगर आप मीनिंग लेना इनविंसिबल का, तो कॉमन टर्म्स में आ जाता है इनसुपरेबल। जिसके बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता, जो झुकता नहीं है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। मैं कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट वालों को ही लेना चाह रहा हूं। अनयील्डिंग, जिसको अजेय, हिंदी मीनिंग इनविंसिबल की अजेय, कुड गो फॉर। अनशेकेबल, जिसके अंदर जरा भी कमजोरी नहीं लाई जा सकती। शेक वर्ड जानते ना, अनशेकेबल। और एक आध वर्ड विच आई थिंक यू शुड टेक आर, जैसे इनविंसिबल विल पावर ऑफ गॉडली थिंग्स, तो आप इनविंसिबल के लिए और वर्ड ले लेते हैं somebody who is supreme or something that is supreme, like you could even use the terms like say the importance of vocabulary is invincible, मतलब आप एक figurative यूज में भी कह सकते हैं। और सबसे कॉमन टर्म आप ले सकते हैं अनबीटेबल। तो आपको इसका अपोजिट लेना है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप इंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं। ओमनी का खुद ही मतलब हो जाता है सर्व, तो ओमनी प्रेजेंट की मीनिंग क्या हो जाती है? यूबिक्विटस, सर्व, सर्व, सभी जगहों पर पाया जाने वाला। यूबिक्विटस, यूनिवर्सली फाउंड। हिंदी में इसको बोलते हैं व्याप्त, सभी जगह पर होने वाले। जैसे मोबाइल फोन्स आर omnipresent. The idea of God, the idea of God is omnipresent, सर्वव्याप्त, हर जगह पर रहने वाला। अनयील्डिंग होना हमने बता दिया था उसकी मीनिंग में, तो इससे इनविंसिबल का काफी क्लोज सेंस आ जाता है। पोटेंट, कई सेंसेस में आप लेते हैं पोटेंट। The word potent refers to very powerful. It was a potent remark. The medicine is quite potent. मतलब बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिकेशियस होने के बारे में भी पोटेंट आता है। अपना काम अभी पोटेंसी इज ऑल्सो स्पोकन ऑफ रिप्रोडक्शन एबिलिटीज, तो एक जूलॉजिकल, वो एक बायोलॉजिकल ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब हो जाता है। इस मीनिंग को भी इससे पूछा जा सकता है। पोटेंट इज somebody or a creature or a botany or a person that is
able to reproduce. इसका नाउन होता है पोटेंसी। तो बहुत ही इफेक्टिव होने के बारे में हम इस वर्ड को लेते हैं। अब पोटेंट आर्मी और वॉरियर्स के बारे में कहते हैं जब आप पोटेंट, तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड लेते हैं अ मैन विद पाइजा। ये फ्रेंच वर्ड मैंने आपको अक्सर पढ़ाया हुआ है, पाइजा। दैट इज बहुत ही विगर और बहुत ही सामर्थ्य वाला पर्सन, उसको बोलते हैं पोटेंट। और ये मेडिसिन के बारे में अ पोटेंट रिमार्क, a very potent argument, a potent debate। काफी कुछ मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे बोलने में सुने वर्ड के यूसेज के बारे में। Besides all this, you take this word impregnable। अब ये प्रेगनेंसी, इसमें जो रूट वर्ड है वो प्रेग्नेंट होने के बारे में है। बट प्रेगनेंसी इज नॉट ओनली biological। When you take the word pregnancy, you also means thinking within, अंदर ही अंदर सोचना। जैसे आप यूज करते हैं टर्म मिस्टर एक्स वॉज प्रेग्नेंट विद द आइडिया एंड ही केम आउट सडनली इन द मीटिंग। तो मन ही मन में बहुत कुछ रहना, वहां से वर्ड आता है। जब आप इन लगा देते हैं तो ये वर्ड अपनी मीनिंग प्रेगनेंसी के से अटैच होकर के डिफरेंट तरह से आ जाता है। और आप इन प्रेगनेंसी का सीधा सी इम्प्रेग्नेबल वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में पहले जानिए, मैं बोल दे रहा हूं, कुछ या कोई व्यक्ति या कोई प्राणी, एनीथिंग और अ पर्सन और अ क्रिएचर दैट इज नॉट एट ऑल, जिसको भेदा ना जा सके, ना तो इमोशनली ना तो शारीरिक रूप से उसकी किसी कमजोरी को देखकर उसको भेदा न जा सके, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल होना। जैसे द विल पावर ऑफ एन इंडियन सोल्जर शुड बी इम्प्रेग्नेबल, बहुत ही सिक्योर। इम्प्रेग्नेबल की बेसिक मीनिंग बेहद सिक्योर होने के बारे में ले सकते हैं आप। और एक वर्ड आपने वल्नरेबल पढ़ा था, तो उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं इनवल्नरेबल, स्ट्रॉन्ग, क्वाइट डिफेंडेड, पूरी तरह से डिफेंडेड। तो जिसको आप जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं उसको बोलते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाएगा इनविंसिबल, वेरी पावरफुल, बहुत ही सॉलिड होना। आपने ज्योग्राफिकल चीजों के बारे में भी सुना होगा, द इम्प्रेग्नेबल फॉरेस्ट ऑफ चेरापूंजी, जिसके इस पार से उस पार जाना आसान नहीं होता। द इम्प्रेग्नेबल वॉल, कोई दीवार इम्प्रेग्नेबल होती है। इम्प्रेग्नेबल किस चीज के लिए? इम्प्रेग्नेबल टू लाइट, उसके आसपास उसके आर पार रोशनी नहीं जा सकती। तो पावरफुल होने के बारे में आता है। और कुछ फिलोसॉफिकल एग्जांपल्स होते हैं, द ट्रुथ इज ऑलवेज इम्प्रेग्नेबल। महात्मा गांधी's weapon ahimsa and the truth had been impregnable, they even today have been impregnable। मतलब जिनको हराया नहीं जा सकता और जो अभेद्य होता है। मैं इसको यहाँ पर हिंदी में लिखने में भी दिलचस्पी रख रहा हूं, वी शुड टेक अभेद्य। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? पावरलेस। अब पावरलेस को आप कई मीनिंग्स में ले सकते हैं। पावरलेस सिंपली मीन्स वेरी वीक, एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। तो एक कंपटीशन के लर्नर का जो स्पिरिट होता है, जैसे कि मैंने क्लासेस में भी चाहा है कि आप किसी भी सवाल को रुकिए, सोचिए कि और या वर्ड के बारे में, खास करके वर्ड के बारे में, या आप आगे बढ़ जाते हैं सिंपली छोड़ करके, तो लर्निंग नहीं होती। इम्तिहान के लिए लर्नर, अब मामूली सा वर्ड है पावरलेस, उसको अवॉइड करके आप आगे बढ़ जाएं, ये लर्निंग नहीं होती। लर्निंग का सिंपली तरीका है कि कॉमन से कॉमन वर्ड को भी टाइम दीजिए, डिस्कस करिए, वो और कितने तरह से एक्सपैंड किया जा सकता है वगैरह वगैरह के बारे में। वेरी क्रिंजिंग काइंड ऑफ, जो डर के मारे सिमट जाता है, उसको भी आप पावरलेस कह देते हैं, जिसके अंदर ताकत नहीं होती। फीबल, जिसके अंदर स्ट्रेंथ
नहीं होती। अब आप इसको किससे जोड़ सकते थे? वेरी वल्नरेबल। लाइक दे से द मेन 60 plus are powerless. They will not be able to fight against the attack of corona. तो बहुत ही वीक होना, माइटलेस एक टर्म आप डेवलप कर सकते हैं. The sense that you have to make out such classes of mine or such videos of mine are very simple. कि आपके अंदर जिज्ञासा और परसिवरेंस यानी संयम कितना है, आप किसी एक वर्ड को कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना डिस्कस कर रहे हैं. सिर्फ इस आदत से आपकी तैयारी इंटैक्ट रहती है, जिसकी मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे. पावरलेस ऑल्सो मीन्स हेल्पलेस हो जाना. इतना सोचना और इतना डिस्कस करना, आपकी तैयारी अपने आप तरोताजा रहती है. मोटी किताबें और बिना मतलब की ग्रामर के सेशन से कुछ नहीं होता. तो टू डिफाइन पावरलेस यू कुड राइट somebody or something that is lacking in sufficient power. इसके अंदर पर्याप्त ताकत नहीं हो. इस तरह से अथॉरिटी की कमी होना. अ पावरलेस रूलर विल ऑलवेज यील्ड. कोई शासक जो पावरलेस होगा वो हमेशा घुटने टेक देगा. और पावरलेस होना एडमिनिस्ट्रेशन में और ब्यूरोक्रेसी में बहुत यूज होता है, आप समझ सकते हैं. सो यू कुड, और हम इसे डिटेल में आगे देखते चलेंगे. इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया पावरलेस. इनविंसिबल का अपोजिट. And if the sentence doesn't have any error, you have to mark your answer to be part of no error, यानी D आपको अपना आंसर लगा देना है. पढ़ता हूं मैं सवाल को आपके लिए. इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम. समय लगने के बारे में, समय खर्च होने के बारे में ये इडियम पढ़ लीजिए. समय लगने के बारे में टेक, टुक, टेकन टेंस के अनुसार समय के लिए यूज होता है. जैसे आप कहें इट टुक मी 5 minutes टू गो देयर, टू रीच देयर. लगे, मुझे इतने समय लगा, ये मतलब है. तो उसको एक लंबा समय अंतराल लगा टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. अब गेट ऑफ प्रोवर्बियली अगर आप इससे परिचित हैं, आपकी वोकैबुलरी और आपका इंटरेक्शन अगर फ्रेजल शब्दों के बारे में इतना ब्रॉड और रेगुलर रहा है तो आप समझ सकते हैं. वैसे इंट्यूटिवली गेट ऑफ का मतलब हो जाता है टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग, कहीं से कहीं तक चले जाना. ओके. और खास करके किसी चीज के टॉप से उतर करके नीचे की ओर जाना. इसकी सही मीनिंग मैं आपके के लिए लिख दे रहा हूं. टू मूव फ्रॉम द टॉप ऑफ समथिंग. जैसे यू गेट अप फ्रॉम हियर, तो यहां का मतलब है कि कुर्सी से नीचे उतरो. यू गेट अप फ्रॉम दी कार, नीचे उतर जाओ. तो यहां नीचे उतर जाने जैसा कोई सेंस नहीं है. इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी. बी पार्ट में एरर है. सही फ्रेज टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड की जगह बी पार्ट में चेंज करेंगे टू गेट ओवर. बी पार्ट में टू गेट ऑफ की जगह हम लिखेंगे टू गेट ओवर. टू गेट ओवर का मतलब होता है, टू गेट ओवर का सही सेंस जैसा कि मैंने आपको बताया टू ओवरकम, अर्थात किसी तरह की डर या किसी नर्वसनेस की या किसी फियर की अनुभूति से बाहर निकलना, उबर जाना. हिंदी में पहले आपके लिए मीनिंग लिख दूं, उबर, छोटा उ बर, उबर जाना. The entire world is striving to get over the problem of, yes, coronavirus. You need to recover. तो ये जो और भी सही मीनिंग आप ले सकते हैं, गेट ओवर यानी टू रिकवर फ्रॉम, अपने आप को उबार लेना. तो अगर आपको वोकेबुलरी की आदत होती है ना, तो आप ऑटोमेटिक और शब्द के बारे में आप सोचा करते हैं, तो
ऑटोमेटिकली जब तक आप उस शब्द के परिधि में रहते हैं दिमागी तौर पे कोई ना कोई शब्द आपको सूझता रहता है। मुझे मालूम है कि कई सारे विद्यार्थी इस समय मेरी बात से डिट्टो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये माहौल आपको हमेशा प्रतिबिंबित किया है पढ़ाते समय। किसी चीज को भूल जाना, किसी चीज से मूव ऑन, जैसे वेरी सून यू विल गेट ओवर हर मेमोरीज, उसकी यादों से तुम जल्दी ही मूव ऑन कर जाओगे। तो गेट ओवर की एक और मीनिंग क्या निकल रही है आपने देखा, मूव ऑन, क्या ना, मूव ऑन, तुम्हें कोई दूसरी मिल जाएगी, मूव ऑन, ऐसे बोलते हैं ना, उस तरह से आंसर। तो आपका यहाँ पे आंसर बी आया। फिर इसको भी आप रिवर्स फॉरवर्ड करके मुझे ध्यान से सुने कि मैंने गेट ऑफ का क्या सेंस बताया। और भी जो इनकी मीनिंग्स होती हैं फ्रेजल वर्ब्स की, हम जल्दी ही ट्रीट करेंगे आपको दूसरे तरह के लेक्चर्स में। Question number 5. It is best to be silent than to speak in anger. क्रोध, to speak in anger, गुस्से में बोलने से बेहतर है कि हम साइलेंट रहें। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, than, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल अगर आपको याद आता है तो वो बात, और अगर आपको सिंपली आदत है लैंग्वेज की तो वो वाली बात। दोनों में किसी भी बात को है लागू करके देखिए कि जब दो ही चीजों के बीच तुलना होती है तो हम वहां पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेस्ट की जगह इट इज बेटर। इट इज बेटर टू बी साइलेंट। दो बातों के बीच में तुलना है, टू स्पीक इन एंगर और पहला क्या है उसके पहले, टू बी साइलेंट। तो जब दो ही चीजों के बारे में तुलना होती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री बेटर लेते हैं। आपकी बेसिक जानकारी के लिए गुड, बेटर, बेस्ट, आप तीनों डिग्रीज जानते हैं। बहुत जल्दी ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर भी और एक सेशन हम आगे आपको पोर्टल में देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर यहां पर हो गया ए, बेस्ट की जगह बेस्ट। बेस्ट से क्या होता, जैसे आप कहते इट इज बेस्ट that we keep from, हम दूर रहे। तो यहां पर कोई दो चीज तो दिख नहीं रही है ना, तो इट इज बेस्ट दैट वी कीप फ्रॉम, दैट इज दूर रहे। तो उसमें कई संभावनाएं थी, उलझ जाएं, पक्ष लें, और दूसरा तीसरा ऑप्शन भी वहां पर हो सकता है गिवन ऑप्शन में, लेकिन यहां तो दो ही बातें थी। जैसे आप बोलते हैं गोल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में क्यों कहा, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले कई और ऑप्शंस हो सकते हैं तुलना के। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है ए। प्लीज वेट फॉर मोर ऑफ द सेशंस ऑफ द ऑन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6th क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न है, हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर his addiction to drink। यहां पे मैंने एक आपसे थोड़ा सा काइंड ऑफ मेंटल अवेयरनेस चाहा है कि आपका ध्यान आता कि जब आप एडिक्शन किसी आदत का बताते हैं ना, तो वो एडिक्शन टू टेकिंग टोबैको, अगर या तो फिर नाउन होता तो हम यहां पर लिखते एडिक्शन टू ड्रिंक्स या एल्कोहल, ऐसा लिखते ना। लेकिन मैंने यहां से ये मिसप्रिंट यहां पर ना समझिए, इसको मैंने आपकी मेंटल एक्सर्शन के लिए देखा था कि आपको ध्यान आता है कि नहीं कि एडिक्शन टू या तो वो नाउन होता है एडिक्शन टू ड्रिंक्स, ठीक, या फिर अगर आप कहते तो एडिक्शन टू, फॉन्ड ऑफ, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, सेंसरी परसेप्शन वाली अनुभूतियों वाली बातें याद करिए। तो या तो फिर ये लिखा होता एडिक्शन टू टेकिंग ड्रिंक्स। तो ये मैंने आपके मेंटल एक्सरसाइज के लिए बात छोड़ी थी कि यहां पर आपका मस्तिष्क पहुंचता है कि नहीं। तो ये मिसप्रिंट में यहां पर सही कर रहा, या समझिए कि मैंने एक स्कोप फॉर लर्निंग आपके लिए छोड़ा था यहां पर
कि मैं देख सकूं कि आपको ये याद आता है कि नहीं, कि सेंसरी यानी अनुभूति और आदतों वाली चीजों में टू के बाद आईएनजी से बोला जाता है या फिर वहां पर नाउन ही मेंशन कर दिया जाता है. हाउएवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, I must first erase so that you are not confused. ऑप्शन बी. आंसर हम यहां पर जो हमने डिस्कस किया अभी तक वो केवल एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग थी. यहां पर अब मैं आंसर ले रहा हूं डिसगस्टेड फील करना. तो डिसगस्टेड फील करना आपको याद आना चाहिए था कि बहुत ही इरिटेटेड होना और बहुत ही नॉजियाटिक महसूस करना, किसी के प्रति बहुत ही या किसी चीज के प्रति बहुत ही नॉजियाटिक महसूस करना. तो पहले थोड़ी सी मीनिंग आपके लिए हो जाए. डिसगस्टेड की सही मीनिंग हो जाएगी लोदिंग, LOATHING, अर्थात निंदा से भरे होना, खीज, खीज से भरे होना, उल्टी जैसा लगना, नाराजगी जैसा लगना, इरिटेटेड लगना, नफरत जैसा होना, इरिटेटेड महसूस करना किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में. तो डिस्गस्ट जब आप किसी व्यक्ति चीज के बारे में लेते हैं तो अगेंस्ट नहीं होता. अगेंस्ट तो खुद ही विरुद्ध होने वाली वर्ड हो जाती है. इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहां पर, राइट वर्ड यहां पर अगेंस्ट की जगह होगा डिस्गस्ट विद. माई फादर इज डिस्गस्टेड विद माई कैसानोवा इमेज एंड ऑल दिस. तो आपका आंसर मैं यहां पर बी ले रहा हूं. मैं फिर से रिपीट कर दूं, सी में जो मैंने बात आपसे डिस्कस करी दैट वाज ओनली अ स्कोप फॉर लर्निंग. ये मिसप्रिंट हमने इसीलिए जानबूझ के छोड़ा था. डिस्गस्टेड के लिए और भी आप वर्ड ले सकते हैं, बहुत ही नॉजियाटिक. मैंने आपसे ओ उल्टी जैसी बात करी ना, नॉजियाटिक महसूस करना. तो एक जो नॉजिया की फीलिंग होती है किसी चीज के प्रति, जो आपकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, नफरत जैसा होने लगना. और भी आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े, मैं एक आध वर्ड आपके लिए ले लेता. नफरत महसूस करना किसी चीज के प्रति, रिपग्नेंस भी एक वर्ड होता है. और हम लोग लेते हैं अबोरेंस, नफरत होना, हेटफुल. एंटीपैथी, डिसगस्टेड होना यानी किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति एंटीपैथी, डिसलाइक महसूस करना, एंटीपैथी. अब इसमें रूट वर्ड क्या है? पैथी. पैथी यानी फीलिंग, किसी चीज के प्रति निगेटिव फील होना, डिसलाइक करने के बारे में भी आप लेते हैं इस वर्ड को. तो इस तरह से लोग फील करने के बारे में था. जैसे हम अक्सर बोलते हैं देयर इज एन एयर ऑफ डिस्गस्ट, देयर इज एन एयर ऑफ डिस्गस्ट टू कोरोना वायरस. बिल्कुल स्टॉर्म जैसा महसूस करना. जैसे व्हेन शी एंटर्ड वी हैड डिस्कस्ड विद हर फॉर हर इमेज ऑफ ब्रेकिंग द इंडियननेस. अक्सर ये जो मैंने सेंटेंस बोला, अक्सर ए पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कहा जाता है कि जो ना इधर के होते हैं ना उधर के. हमारा आंसर यहां पर बी है. पिछले वाले में मैंने, मुझे लगता है, कंप्लीट वोकैब की बात आपको कुछ थर्ड में, डायरिया तो हमने लिया था. फोर्थ क्वेश्चन में अब जैसे मैं एक चीज सिखाना चाहता था आपको, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन लिया था पांचवा, तो जैसे हम वोकैबुलरी के एक्सटेंशन की बात खास करके इस वाले, हालांकि इन बातों को करने से सेशन एक लेंदी फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं क्रिएटिव जील, लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी को अगर आप छोड़ के बढ़ते हैं तो वोकैबुलरी आपकी बिल्डअप नहीं हो रही है. अगर आपने ये सोचा नहीं नहीं हमने तो द हिंदू खूब अंडरलाइन कर रखा है, हमने तो बहुत सारे वर्ड रजिस्टर में भर रखे, नहीं. अगर आप देन एंड देयर कोई शब्द आपके सामने आया और उसके साथ स्कोप फॉर डूइंग मोर ऑफ एक्सटेंशन था आपके पास और आपने उसका फायदा नहीं उठाया, थोड़ा सा मैंने स्लाइड पलट करके पीछे लिया है, जैसे ये एंगर ही है, तो ईमानदारी से अगर आप अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो शब्द के एक्सटेंशन से आप बच के ना निकले. आपके सामने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपने एंगर को भी एक्सटेंड किया होता, आप यहां तक कि स्पीक को भी और साइलेंट को भी एक्सटेंड करते. तो मैं एक होमवर्क जैसा आपके लिए छोड़ता हूं, आप पॉज करके कुछ बहुत सारे वर्ड यहां पे सोचें और फिर मुझे आप तब आगे यहां पर देखें.
यहाँ पे ये जो वर्ड था एंगर, एंगर के लिए बहुत सारे वर्ड आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर डालने चाहिए था। तो जो भी टेस्ट डिस्कशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल एफिशिएंसी और भी ज्यादा, और पॉजेज और बोलने की रिकॉर्डिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको अपॉर्चुनिटी पूरी दे रहे हैं कि कैसे आप लें, कितने वर्ड आप यहाँ एसोसिएट कर सकते हैं, उसके लिए रुकें। और इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ ये एक आदत डालनी है कि हम मौका पड़ते ही किसी शब्द को एक्सटेंड कितना करते हैं, उसको जाने तो नहीं देते। रैथ, डिस्प्लेजर, यही 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 अभ्यास है, वस्तुतः यही अभ्यास है कि आप उसको रुक कर, जैसे मुझे क्या लेना, एंगर आया चला गया, मैं तो अगले क्वेश्चन पे था, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को शब्द के प्रति अटैच करें, इसी प्लेन आदत को आपके सामने प्रतिबिंबित, आई वांटेड टू रिफ्लेक्ट दिस, प्रतिबिंबित करके दिखाता रहता हूं कि ये अब हॉस्टिलिटी को आप जोड़ सकते हैं इससे, और आप मेरे आगे आगे शब्द को सोचें। लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ एक आदत है कि चीजों को, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, ग्रज, आनाकानी होना, किसी के प्रति नाक सिकोड़ने के बारे में, और एजिटेशन तक को आप यहां पर जोड़ सकते हैं। और बहुत सारे वर्ड आपने लिए हुए हैं, है ना, फ्राउन, नाक सिकोड़ने के बारे में भी ये वर्ड आता है, फ्राउन। और ना स्पीक है तो आपने जल्दी से मौका पाया और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर डाला। स्पीक टेल के बारे में भी आता है, स्पीक से के बारे में भी आता है, स्पीक प्रोनाउंस करने के बारे में भी आता है, और स्पीक अटर करने के बारे में भी आता है, यू डबल टी ई आर, यू डबल टी ई आर। और स्पीक को हम कहीं पर अपनी बात कहना साहस के साथ, शी वेंचर्ड, ही वेंचर्ड, यानी बात का व्यवसाय करने वाली बात को भी हम ले आते हैं। और स्पेलिंग करना भी, स्पेल करना भी स्पीक के बारे में आता है। तो इस तरह से शब्द को, अब जैसे साइलेंट है, एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करिए। आप मुझे देखने में थोड़ा रेस्टलेस भी हूं कि मुझे अगली स्लाइड्स भी लेनी है, लेकिन फिर भी मेरी क्रिएटिव जील और मेरा लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी मुझे रोक रहा है कि ये परीक्षार्थी के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो उसको वास्तविक फ्लेक्सिबल माइंडेड अगर वो है और सचमुच में सफलता हासिल करने के एटीट्यूड्स उसमें हैं, तो बिना थके वो शब्दों के पास रुके, एक्सटेंड करे। और साइलेंट होने के बारे में म्यूट के अलावा आप वर्ड लेते हैं टैसिटर्न होना, बिल्कुल ही म्यूट होना, रिजर्व्ड होना। तो आप इस तरह शब्दों को अगर आप मौका मिलते ही एक्सटेंड किया करते हैं, तो समझिए आपकी वोकेबलरी चल रही है, तैयारी चल रही है, वरना तैयारी नहीं चल रही। हम जो लेंदी तरीके से बहुत समय ज्यादा गवा करके ग्रामर पढ़ते रहते हैं, वो हमारे लिए बहाना होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लॉकडाउन के इस समय में हम आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, चिंतित है कि हम मैटर ऐसा प्रोवाइड करें आपको जो बहुत ही इफेक्टिव हो, जो आपकी काउंसलिंग को अपडेटेड रखे, जो आपको लेजी ना पढ़ने दे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जहां तक सवाल है, अगर स्टूडेंट बहुत उठता भी है, जागता भी है, तो लेकर के मोटी किताब और ग्रामर के रूल्स बैठ जाता है और वो समझता है कि उसका तो काम हो रहा है, जबकि अगला इम्तिहान आता है और वो फेल होके बैठा रहता है। English is a habit, language is a habit of extending words and phrases and nothing else, और उससे आप पास होने से ज्यादा नंबर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, आइए देखें इसमें हमें क्या करना है। ये हमें 4 ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक चुन करके प्रश्न में अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन सेंटेंस के मुताबिक, उसके अर्थ के मुताबिक लगाना है। देयर आर गिवन आर 4 blanks that are to be filled with an appropriate words of the 4 alternatives suggested for each option, अर्थात हर ऑप्शन के लिए जो भी सलाह दी गई है उसमें से कोई एक ही सही होगा। और चारों शब्दों का फिर मामला वही वोकेबलरी पर चला आता है कि आप शब्द को कितने लेवल पे जानते हैं और गिवन क्वेश्चन का अर्थ आप कितना समझ पाते हैं। इसकी ट्रेनिंग एडवांस में लिए होने को ही तैयारी कहा जाता है। यहां पे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए।
द एम ऑफ अ पीस काउंसिल इज डैश। अब आपने यहां पे क्या देखा, किसी पीस काउंसिल यानी एक औपचारिक परिषद जो शांति स्थापना या शांति के बारे में कार्य कर रही है, उसका एम यानी टारगेट, उद्देश्य, रादर दैन क्योर, है ना, रादर दैन अपेक्षाकृत इलाज ढूंढने के। तो क्या आ गया हमारा प्रोवर्बियल सेंस, तुरंत हमारे एक्यूमेन में एक मेंटल एबिलिटी और अभ्यास अगर हमने पहले से किया है तो सेंटेंस में क्या आ जाता है कि पीस काउंसिल का उद्देश्य इलाज करने की अपेक्षा पहले से ही बात को प्रिजर्व कर लेने का है। ठीक, इंट्यूटिवली of course what do you say is correct that word power will make a difference, however जिस तरह से विद्यार्थी की तरह मैं कर रहा हूं ना सवाल को, इसको बोलते हैं इंट्यूटिव तरीका होना। मतलब आपको इतनी आदत पड़ जानी होगी, क्योंकि एग्जाम में समय तो कहीं नहीं रुकता वैसे, लेकिन एग्जाम में तो बिल्कुल ही आपका दुश्मन है समय। तो इंट्यूटिव रीडिंग आपको क्या बताती है कि पीस काउंसिल कोई परिषद अगर बैठी है तो बाद में इलाज ढूंढना पड़े, रादर देन यानी तुलनात्मक रूप से पहले से ही प्रिजर्वेशन कर ले। तो इस तरह से इंट्यूटिव सेंस आपका लग जाता है एग्जाम के समय और आप सही ले लेते हैं वर्ड को। अब हम आपकी जानकारी के लिए पहले तो आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। We have chosen answer to be the second option. Here we begin with the question number 8. He gives everyone dash the class opportunities for practice. In this question, there is hardly any greater scope for discussion. क्लास के लिए आपके गिवन ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि एक रेंज है क्लास, एक जगह है और वो ब्रॉडली एक जगह की बात कर रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इन और आपका उत्तर है बी। याद रहे, एट द मीटिंग कभी कभी कहा जाता है, तो एट द मीटिंग आप तब कहते हैं जब आपकी सभा के संचालन से मतलब होता है। क्लास जब आप यहां पर ले रहे हैं तो दैट इज अ रेगुलर सिटिंग क्लासरूम एंड द लगा हुआ है, याद रहे। तो यहां पे क्लासरूम से मतलब है और क्लासरूम के बीच कोई अन्य छोटी जगह नहीं ली है। हाउएवर इतना लंबा जाने की बात नहीं है, एक ब्रॉडर जगह, एक ही जगह अगर कही गई है तो वो इन ले लेगी यहां पर। और आपके क्रॉस क्वेश्चंस का मुझे इंतजार है। जो कोई भी आइडिया आप तरह तरह से जानना चाहते हैं, प्रीपोजिशनल्स के सेपरेट प्रयोग, क्योंकि एक एक प्रीपोजिशन कई कई इंटरैक्शंस में आता है, कई कई इंटरैक्शंस में आता है, इसलिए एक वाइडर सेशन की जरूरत है। हाउएवर आई कंक्लूड प्रीपोजिशंस आर आल्सो अ मैटर ऑफ हैविंग इंटरैक्टेड इन दैट लैंग्वेज, और कोई तरीका नहीं है। तो आपको जो पढ़ाए उसके पास इंटरैक्टिव सेंस होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा मतलब यूट्यूबर्स के बारे में है निश्चित रूप से, जो इंथुजियास्टिकली पढ़ी हुई किताबों से, हर नेक्स्ट चैनल, हर नेक्स्ट टीचर पढ़ी हुई किताबों से, रूल्स में से, जहां से तहां से, कुछ हेल्दी भी नहीं होता, वो प्यूरिफाई कर करके और कोशिश कर करके बटोरा कर बेचा करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वोकैबुलरी एंड इंटरैक्शन is a matter of constant dragging in the conversational language and none other sense. Question number 9. Harish soon gained dash in English. अब ये इंग्लिश लैंग्वेज के सीखने और उसकी एबिलिटी के बारे में है। ये बड़ा फ्रीक्वेंट वर्ड है, मुझे कहना चाहिए, मतलब ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रोविंशियलिज्म को आपने बराबर पढ़ा है, हिज मैनर्स आर प्रोविंशियल, प्रोविंशियलिज्म प्रिवेल्स, प्रोविंशियलिज्म, मैं अभी आपको हिंदी में इसका साधारण प्रयोग बताता हूं। प्रोविंशियलिज्म प्रिवेल्स, क्या कहने का मतलब है मेरा इस सेंटेंस से मतलब है कि प्रोविंशियलिज्म अर्थात प्रांतवाद, आदतों में, ड्रेसेस की चॉइस में प्रांतवाद
छाया रहता है चारों तरफ, इससे बचा नहीं जा सकता है. The South Indians will have their own provincialism, the people from UP will have their own provincialism, the provincialism in mentality, the provincialism in different times will be in different format. तो provincialism speech के बारे में, his accents are very provincial. Honorable Lalu Prasad Yadav's English is very provincial. People coming from south have their own accent, so provincial accent भी होती है, provincial dressing का sense भी होता है. I hope मैं simplify कर सका शब्द आपके लिए. और provincial manners भी होते हैं, provincial taste भी होता है. भोजपुरी वाले का अपना provincial taste है, साउथ वाले का अपना प्रोविंशियल टेस्ट है. सो प्रोविंशियलिज्म इज एन इज्म और अ सिस्टम ऑफ फाइंडिंग one's own taste, accent, dressing, set of thinking, etc. प्रोविंशियलिज्म इन मेंटालिटी भी होता है. तो अगर आप एक वर्ड और चाहते हैं तो आई शुड टेक दिस वर्ड. अगर आप पहले ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है. रीजनलिज्म, regionalism, REGIONALSM. ऑफ कोर्स देखिए थोड़ा सा ओवर राइटिंग और लिखने के बारे में थोड़ा सा हाथ थोड़े छूटे हुए हैं पेन टैब राइटिंग पे, पर फिर भी फ्लुएंट इनफ बात करने की कोशिश कर रहा हूं. तो प्लीज लिसन टू मी व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग. तो इस बारे में, और एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, एमिनेंसी, तीनों वर्ड काफी क्लोज आते हैं, लेकिन एमिनेंसी इज मोर ऑफ बीइंग मेरिटोरियस. एमिनेंसी का सही नाउन NCE माना जाएगा. इमिनेंसी हम स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में बोल देते हैं. द करेक्ट नाउन इज इमिनेंस एंड द एडजेक्टिव इज इमिनेंट. ये जो मेरा डैश है इसके साथ मैं बोल रहा हूं तो लिख नहीं रहा, तो इतना समझने को थोड़ा सा स्मार्ट माइंड डेवलप करिए. मैंने डैश लगाया तो इमिनेंस, इमिनेंट एडजेक्टिव हो जाएगा इमिनेंट. तो इमिनेंसी ऑफ बीइंग प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस होने के बाद. तो इमिनेंसी जो है मेरिटोरियस होने के बारे में आता है, इमिनेंसी इंपॉर्टेंस होने के बारे में आता है. जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इमिनेंसी ओवर एनी अदर government body so far in theory. Okay, eminency of Mr. Amitabh Bachchan in the Bollywood, eminency of vocabulary in your life. तो एक सर्वोपरि उदाहरण के तौर पर मेरिट होना, किसी चीज का बहुत ही महत्व होना, उस बारे में आता है. आउटस्टैंडिंग होने के बारे में इमिनेंसी आता है. तो ये जो वर्ड हुआ एक मुकाम बताने वाला वर्ड होता है. यहां पर क्या बात है? गेन, गेन यानी हिट, पा लेना, हासिल कर लेना. ओके, ऑब्टेन, TAIN. तो क्या ऑब्टेन करेगा कोई? एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी में आप जरा सोचिए. इमिनेंसी भी ऑब्टेन की जाती है, प्रोफिशिएंसी भी ऑब्टेन की जाती है, एफिशिएंसी भी. लेकिन बात कहां से बनेगी? शब्द का बेसिक चलन क्या है? एफिशिएंसी इज मोर ऑफ you take the word effectiveness. Effectiveness. Efficiency is more of the capacity of being capable of producing. It is spoken of producing, of produce, of production. So efficiency, the crop is efficient, your practice is efficient. This is more of capability. अब इसमें देखिए उन्होंने जो इन इंग्लिश कहा है, इंग्लिश भाषा में, तो जो औपचारिक प्रयोग है वो प्रो एफिशिएंसी से है. प्रो यानी एडवांस्ड. तो जो थ्योरी उन्होंने कहना चाहा है उसके लिए राइट ऑप्शन हो जाता है बी. और क्या कहना चाहा है? प्रोफिशिएंसी, दैट इज सीख करके पहले से तैयार है. एफिशिएंसी तो वो परफॉर्मेंस में दिखाएगा. एमिनेंसी तो उसको इंग्लिश की कहां दिखेगी? लोगों के बीच जब उसको मेरिट मिलेगी. ठीक, प्रोविंशियलिज्म का दूर पास तक यहां कोई लेना देना नहीं. तो इस तरह से मैंने आपको आधार दिया कि एमिनेंसी क्यों नहीं ले रहे हैं.
एफिशिएंसी क्यों नहीं ले रहे हैं आप? थोड़ा रिवर्स करके मुझे ध्यान से सुने बार बार। प्रोफिशिएंसी थ्योरेटिकल वर्ड हुआ, और किसी भी सर्टिफिकेट पे आप किसी भी काबिलियत में प्रोफिशिएंसी लेते हैं। सो प्रोफिशिएंसी इज मोर ऑफ, लेट मी राइट अ वर्ड, कॉम्पिटेंस। तो किसी चीज में एक योग्यता के लिए आप जो है कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। आई होप आई हैव मेड अ मीनिंग टू यू। एंड प्रोफिशिएंसी इज मोर ऑफ स्किल, प्रोफिशिएंसी इज मोर ऑफ adroitness, एक्सपर्टीज, कमांड। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? कमांड होना। तो भाषा पे कमांड होने की बात उन्होंने करी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाता है। इस तरह से एक सेट ऑफ वर्ड्स हमारा हर एक क्वेश्चन में तैयार होता है। माइंड यू, यू हैव एवर सीन्स बीन डिमांडिंग फॉर, एंड आई एम हैप्पी यू डिड दैट, something to be exclusively speaking of each option separate. So take benefit of all this plethora of synonyms and antonyms and concept of the word, and how am I drawing a very thin line of difference between the words there. और फिर भी इम्तिहान के दृष्टिकोण से अगर यहां पर प्रोफिशिएंसी ना दे करके कोई बिल्कुल डिफरेंट वर्ड दे देते, कैपेबिलिटी दे देते, स्ट्रेंथ दे देते, तब आपको यहाँ पे एफिशिएंसी लेना पड़ता। मैं हंस करके ये बात कर रहा हूं क्योंकि कितनी तुम तैयारी करोगे, ऑप्शन ये वाला नहीं दिया है तो वो वाला दिया है, तो वैसे सोचना आना चाहिए। अब इस सोच को डेवलप करने के लिए सिवाय इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस के कोई दूसरा उपाय नहीं होता। मैं उन बेचारे नए और मोटे लर्नर्स के से भी बात कर रहा हूं कि जो ये सोच के बैठे हैं कि ग्रामर का कोर्स लंबा सा कर लेंगे और इम्तिहान निकल जाएगा। अपने आप को धोखा ना दीजिए। यूट्यूबर्स पे जो ग्रामर और लैंग्वेज परोस रहे हैं दुनिया भर के सर, उनसे बचिए। दिस इज एन एक्सक्लूसिवली गिवन आउटस्टैंडिंग एक्सरसाइज which interacts in the session with you. None other than this could be your savior, आपका मुक्तिदाता। इससे बढ़कर के और कुछ, देखिए हमने सेवियर वर्ड आपके लिए बोला, यानी सैल्वेशन प्रोवाइड करने वाला। 11 and 12, interesting. There could be none other of a joy of vocabulary than bringing about usage of different sort of idioms and phrases colorfully to your conversational skills and to your memory skills as well. In that case, when you find this, it has to be matter of finding the right option. You have to choose out of the 4 alternatives. यहाँ पर S हटा हुआ है। Out of the 4 alternatives, you have to choose the best alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase given. ये जो bold में है, इसका right. ये बहुत interesting phrase है। बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुहावरा है, और ये जो है, पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूं। किसी बातचीत के बारे में और किसी वर्णन के बारे में ये वर्ड बोला जाता है, और इस वर्ड का मतलब है कोई चीज को आप बिगर डिस्क्रिप्शन तब कहते हैं जब उस चीज का मतलब है कि जब किसी ने समझाया और बताया तो दैट वाज टू एक्सट्रीम और टू शॉकिंग फॉर यू। जब कोई चीज आपके लिए बेहद शॉकिंग और बहुत ही एक्सट्रीम साउंड करती है, मतलब कि फिर आप उस पर यकीन ही ना कर पाए, टू एक्सट्रीम और टू शॉकिंग टू बिलीव। जैसे हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना वायरस का टीका आ जाए, उसकी वैक्सीन आ जाए, but when they elaborate things, when they tell you, illustrate things to you, you find it very difficult to believe yourself कि अरे यार इतनी जल्दी कहां से आ जाएगा, है ना। जैसे आप अक्सर बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया, दिस वॉज बेगर डिस्क्रिप्शन, ये तो संभव ही नहीं है। You won the match. You were not competent enough to win the match. If somebody is telling me you won the match, it is beggar description ना। मैं तो इसे यकीन नहीं कर सकता। एक मैं आपको छोटा सा सेंटेंस जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे आप आमतौर पे मित्रों से, दोस्तों से, भाई बहनों में आपस में कहते हैं, इट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। ना, मैं नहीं मानने वाला, इट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। मेरे सेंटेंस के बोलने के अंदाज से भी मुहावरा आपको याद रहेगा। ना, इट इज बेगर डिस्क्रिप्शन ना, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मान सकता कि हाउ यू हैव वॉन दिस मैच।
मुझे ना बताओ तुम। ऐसे हम अक्सर लाइफ में बोलते हैं, यार इट इज बेगर डिस्क्रिप्शन, सब कुछ सही कैसे चल रहा है, इट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें तो कहीं ना कहीं बेग कर रहा है, मतलब जो तू बता रहा है ना, तेरे बताने में कुछ और छुप रहा है। मुझे खुल के बता, तेरे बताने पे मुझे यकीन नहीं है। ये इस मुहावरे का बल्कि एक दूसरा रूप होता है, बेगर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं और बेगर बिलीफ भी कहते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ पे लाइन खींच के लिख रहा हूं, बेगर बिलीफ। तेरे बताने में कमी लग रही मुझे, कुछ छुपा रहा है, तो इट इज बेगर बिलीफ, ये मतलब हो जाता है। तो हमारे पास बहुत आसान आंसर है इसका यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर, यानी बेगर की मीनिंग तो समझ रहे हो ना, भिख मंगा, भिख मंगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेगर तो किसी बेगर के वर्णन करने के बारे में नहीं होता। मुहावरों के बारे में यही चलन है कि आपको उसके बारे में जानकारी रहे। हाउएवर, इन द प्रैक्टिस सेशंस विद यू वी हैव बीन प्रोवाइडिंग, और वी हैव प्लान टू प्रोवाइड यू such tentative option based description that you know the idioms and you should be able to distinguish between the given options there, something that cannot be डिस्क्राइब्ड। अब ये हमें क्यों लेना पड़ रहा है? अभी पुअर अकाउंट कहने का यहाँ पर इस ईडियम का चलन नहीं है। पुअर अकाउंट का मतलब यानी खराब, खराब, खराब वर्णन देना। समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ बेगर, तो भिखमंगे से रिलेटेड ये ईडियम नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं, पुअर डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट ऑफ समथिंग भी नहीं, और किसी भिखमंगे के बारे, तो गिवन ऑप्शन में हमारे पास ए आ जाता है। और आपने जो मुझे सुना इस एडीएम की मीनिंग में, तो उसको याद रखिए, बिगर डिस्क्रिप्शन, व्हेन यू लिसन टू समथिंग ऑफ एन अकाउंट गिवन बाय समबडी और डिस्क्रिप्शन गिवन बाय समबडी एंड यू डोंट हैपन टू बिलीव इट, इट इज बिगर डिस्क्रिप्शन दैट you have passed the examination without good vocabulary. I don't believe it. Very useful idiom for a frequent usage of life. Another good idiom to be used frequently in life. Again मतलब, और फिर हमें किसी भी idiom और phrase का handy usage मालूम होना चाहिए। handy यानी बहुत ही सुलभ, अर्थात हमें सोचना ना पड़े, इजीली हमारी मेमोरी में क्लिक करे और हमारी जबान से लेके दिमाग और लिखने तक वो इडियम एकदम साफ, टू ड्रैग एकदम साफ नजर आए और मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारे मेमोरी एज पे आ जाए। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग यानी किसी चीज को पुल करना, जैसे ड्रैग, प्लीज ड्रैग योर सेल्फ टू वर्किंग यार, आलस ना करो, खींच करके लाना, ड्रैग द आइटम्स, ड्रैग दैट टेबल टू मी, कुछ खींच करके लाना। तो ड्रैग वंस फीट का क्या सेंस हो जाएगा? ये इडियम ऐसे भी होता है, वंस की जगह आप अक्सर योर भी लिखा हुआ पाते हैं। जैसे मैं कहूं, कम ऑन गेट अप, व्हाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट, बी क्विक, बी फास्ट। तो बहुत धीमे चलना। और ये भी याद रखिएगा, मैं बीच में एग्जांपल बताने लगा आपको, ड्रैग योर फीट, ड्रैग वंस फीट भी होता है, ड्रैग योर हील्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। ड्रैग वंस फीट के अलावा ड्रैग योर हील्स भी मिलता है। मतलब एक ही है दोनों का, कि यार तुम इतने धीमे, व्हाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट, व्हाई आर यू ड्रैगिंग योर हील्स, कम ऑन, बी वेरी फास्ट। When it comes to preparing for vocabulary, you always drag your feet. Come on, go fast, take some interest. तो चीजों के बारे में बहुत ही अनविलिंग होना, अरे नहीं यार, लेट मी ड्रैग माई फीट, मैं काम करने में विलिंग नहीं हूं। रिलक्टेंट होने का यही सेंस हो जाता है, अनविलिंग होना। बहुत ही बोर्डम में होना, बहुत ही टीडियम महसूस करना। इस बारे में वर्ड आया करता है। तो हम इसलिए राइट मीनिंग में हम यहाँ पर आंसर क्या लेंगे? टू बी रिलक्टेंट टू एक्ट, किसी चीज को करने के बारे में, मतलब बहुत ही डेलिबरेटली और बहुत ही डाउन महसूस करना कि नहीं भाई ये मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं और एक एग्जांपल आपको बोलता हूं,
please don't drag your heels, or please don't drag your heels when it comes to running fast. The whole world may not be capable of dragging their feet. They will have to act fast. Hey, don't drag your heels, don't drag your feet. You have very little time left. बहुत कम समय बचा. Don't drag your feet. यानी be willing, be brisk. To drag one's feet का एक opposite भी मैं लिख दूं. To be brisk, to be quick, to be very willing, to be ready, to be diligent. इंटरेस्ट लेना, इसका अपोजिट मैंने इधर लिखा है विलोम शब्द, इस तरह से. तो ड्रैग वंस फीट की मीनिंग टू बी अनविलिंग और टू फील वेरी बोर्ड और टीडियम एट द टाइम ऑफ डूइंग समथिंग. किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करने के बारे में ये इडियम नहीं आता. एक्सपेडाइट, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड गिवन हियर फॉर यू. देखिए नजरअंदाज हो रहा था. ये एक्सपेडाइट यहां पर ड्रैग वंस फीट का अपोजिट है, एंटोनिम है. तो एक्सपेडाइट मीन्स टू बी वेरी फास्ट, टू बी एक्सेलरेटेड, टू गो फास्ट, टू बी वेरी विटी. दिमागी रूप से तेज होने के बारे में भी, बुद्धिमान और कुशाग्र होने के बारे में भी ये वर्ड आता है. एक्सेलरेटेड होना, फास्ट होना, एक्सपीडिशियस होना, स्पीडी होना. ये जो बी ऑप्शन है ये एक अच्छा विलोम शब्द आपको मिला ड्रैग वंस फीट का. हमारा आंसर यहां पर है रिलक्टेंट होना, स्लग. अब देखिए बहुत सारे वर्ड अगर आप लें तो चलिए मैं इसको भी ट्रीट करता हूं. रिलक्टेंट होना यानी स्लॉथफुल होना, रिलक्टेंट होना यानी स्लगिश होना, रिलक्टेंट होना यानी इनर्ट होना, प्लॉडिंग होना, बहुत भारी कदमों से बिना मन के चलना, ट्रजिंग होना, भारी भारी कदमों से चलना, ट्रजिंग होना. इस बारे में वर्ड आता है. हमारा आंसर यहां पर सी हो चुका है. हम और भी इस आंसर को बहुत आगे तेजी से बढ़ाते चलेंगे. ये हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. देखते हैं इस इडियम को. वाओ, अगेन एन इंटरेस्टिंग इडियम. आई वुड लव डूइंग दिस. Well, we should not be in a habit of hope against hope until and unless we do something good to achieve the freedom or to achieve the success. Hope against hope की literal meaning मैं आपको बता देता हूं. To continue to hope, एक तरह से to continue to hope, उम्मीद ही ना छोड़ना. तो ये किन लोगों के बारे में आ जाता है? रोमांटिक पीपुल के बारे में, जो डिलाइटेड होते हैं, जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म हो जाता है. और ये किस बारे में आता है खास करके? व्हेन यू हैव होप अगेंस्ट होप डिस्पाइट नोइंग that it is very difficult to find the vaccine against corona. You have hope against hope. Come on, be realistic. ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसे पूरा का पूरा मैंने सिचुएशन में बोला है. रिवर्स करके ध्यान से सुनिए. You have hope against hope that you are not doing vocabulary and you will still pass the examination. You have hope against hope that she will give you her right contact. She has many other contacts also. Don't preserve hope against hope. तुम भी कोई दूसरी देखो. तो रेगुलर यूसेज में भी आप इस इडियम को लेते हैं. मतलब समथिंग व्हेन यू आर होपिंग, व्हेन समथिंग इज, मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब एक ऐसी उम्मीद व्हेन समथिंग इज ऑल वेरी अनलाइकली टू हैपन. और फिर भी आप उम्मीद करे जा रहे हैं. वेरी अनलाइकली टू हैपन, फिर भी आप उम्मीद करे जा रहे हैं. तो इस तरह से सेंस आता है. तो अब इसके ऑप्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग दिए हैं. ए वाला ऑप्शन बहुत क्लोज लगता है, लेकिन विशफुल एक ऐसा वर्ड है जो विशफुल करना और किसी उम्मीद को, इम्पॉसिबल होप को नर्चर करना. देखिए बी वाला ऑप्शन जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अनुसार आउट हो चुका है. मुझे आप ध्यान से सुने. प्रिटेंड टू होप तो बियॉन्ड ग्रामर चला गया.
प्रिटेंड टू होप का तो मतलब होप ना होना फिर भी होप करना, जबकि होप अगेंस्ट होप, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उम्मीद पे उम्मीद बांधते जाना, ये इडियम आपका हो चुका है। तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आउट हो गया। विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम कहने का सेंस ही अलग हो जाता है। विशफुल होना एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसका सेंस आपको बताऊं। विशफुल होने का मतलब होता है टू विश, कि मेरी मर्जी का ही कुछ होगा, टू विश अकॉर्डिंग टू योर विल। लॉन्गिंगनेस को बोलते हैं विश। शिद्दत होना, शिद्दत से कुछ इंतजार करना, तो लॉन्गिंगनेस के बारे में आ जाता है विशफुल। खास करके विशफुल का मतलब क्या होता है, यू आर विशफुल दैट यू विल गेट सेलेक्टेड विदाउट गुड वोकेबुलरी। तो है तो ये कुछ नेगेटिव, लेकिन इसका सेंस होता है एस्पायर करना, क्रेव करना, शिद्दत से कुछ चाहना, मतलब बढ़ने की उम्मीद रखना, टू सीक एडवांसमेंट। ओके, यू आर विशफुल दैट विदाउट शोइंग राइट टैलेंट यू विल क्वालिफाई एसएसबी। तो विशफुल यानी मन ही मन में ये सोचना कि मेरे चाहने से कुछ हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा। विशफुली का मतलब सीधे सीधे मेरे चाहने मात्र से कुछ हो जाएगा, तो एक अलग आइडिया हो गया। ठीक, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। नर्चर की बेसिक मीनिंग भी होती है, नर्चर मीन्स ट्रिम, चीजल, रोज अपने ख्वाब को सजाना। पल पल एक नाउम्मीदी होते हुए, इम्पॉसिबल होप होते हुए भी एक चीजल करना, एक ग्रूमिंग करना कि मेरा ये सपना सच होगा। याद रहे कॉन्टेक्स्ट इसका बता दिया है, कुछ जब अनलाइकली होने को हो तब लेते होप अगेंस्ट होप, याद रहे। हम और भी दूसरे पार्ट में इसे और ट्रीट करेंगे आगे डिस्कशंस को। आगे के डिस्कशंस और भी आपको टेक्निकली एफिशिएंट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे एज टू द फास्टनेस and as to the repetitiveness of certain things, and of course this overwriting. I hope you will not nourish hope against hope without being exact at usage and without being highly interacted to such sessions. All the best, good learning. Wait for the second part of this test discussion.